अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 4 का। एक हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडीज पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो इसका हम केस 1 देख रहे हैं। केस 1 में क्या है कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, बोथ बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली, जो कि हमारे पास इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में लटकी हुई हैं। एक हमारे पास पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। इस पर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है जिससे दो बॉडीज जिसके एंड से कनेक्ट है। एक हमारे पास हैवी बॉडी है, बॉडी ए, वो हमारे पास एक एंड से कनेक्ट है स्ट्रिंग के, और दूसरे हमारे पास स्ट्रिंग के एंड से जो बॉडी कनेक्ट है उसको हमने जो है वो बी का नाम दिया, बॉडी बी। तो इसी तरह इनके जो मासेस हैं वो M1 कहलाएंगे, बॉडी ए के लिए M1 कहलाएगा और बॉडी बी के लिए M2 कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं इस केस में। केस 1 है हमारे पास, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, जब दोनों बॉडीज अगर किसी पुली से अटैच हैं और वर्टिकल पोजीशन में मूव कर रहे हैं। तो अब इसको पहले हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ बताई गई है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग अनइक्वल मासेस। दो हमारे पास बॉडीज़ हैं जिनके मासेस जो हैं वो हमारे पास अनइक्वल है। आपको इसकी फिगर से भी पता चल रहा है कि जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड जा रहा है और जो बॉडी बी है वो अपवर्ड मूव कर रही है। तो इससे भी इस चीज़ का हमें आइडिया हो रहा है कि ये जो बॉडीज़ हैं इनके मासेस अनइक्वल हैं। M1 एंड M2, तो इनके नेम्स जो हैं हमने वो M1 और M2 मासेस जो रिप्रेजेंट किए हैं जिन नेम्स से, वो M1 और M2 है। बॉडी ए के लिए M1 है और फॉर बॉडी बी के लिए M2 है। कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि स्ट्रिंग से, किसी धागे से या रस्सी से कनेक्ट है, जो कि पुली से फ्रिक्शनलेस पुली, पुली में किसी किस्म की रुकावट नहीं है, उससे कनेक्टेड है। इन सच अ वे दैट द टू बॉडीज हैंग वर्टिकली, जो कि वर्टिकल पोजीशन में दोनों बॉडीज हमारे पास हैंग है, लटकी हुई हैं इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में। सपोज M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 जो है वो ग्रेटर है, हैवी बॉडी है, भारी है M2 के मुकाबले में, हेंस बॉडी ए विल मूव डाउन, इसी वजह से बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन ए, जो कि एक्सेलरेशन, जब भी बॉडी मूव करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करवाएंगे। वाइल बॉडी बी विल मूव अप, जब बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है तो साथ ही, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, उसी स्ट्रिंग के सेकेंड एंड से जो है वो हमारे पास बी बॉडी अटैच है, तो बी बॉडी अपवर्ड मूव करेगी विद द सेम एक्सेलरेशन। वही सेम एक्सेलरेशन बॉडी बी के लिए भी काउंट होगा। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी जो है वो टेंशन है जो कि स्ट्रिंग में हमारे पास मौजूद है। बॉडी ए के लिए भी सेम टेंशन टी रहेगा और बॉडी बी के लिए भी सेम टेंशन टी रहेगा। लेकिन जब एक्ट कर रही हैं बॉडी ए के लिए, हम एक डिफरेंट सिनेरियो में देखेंगे इसको, तो वो अपवर्ड टेंशन जो है वो एक्ट कर रहा है और उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जो चीज़ ग्रेटर है, अगर वेट टेंशन से ग्रेटर है, तो इससे यही रिप्रेजेंट होता है कि बॉडी ए जो है वो हमारे पास हैवी बॉडी है और बॉडी बी अगर हमारे पास अपवर्ड मूव हो रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेट 2 जो है वो इन कंपैरिजन वेट 1 के जो है वो लेस है क्वांटिटीज़ की बॉडी ए के मुकाबले में। और टेंशन जो है, जब वो बॉडी हमारे पास अपवर्ड मूव कर रही है बॉडी बी, इसका मतलब है टेंशन ग्रेटर हो गई वेट 2 से। और यहाँ पर जब हमारे पास वेट डाउनवर्ड, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है बॉडी ए, इसका मतलब हो गया कि टेंशन जो है वो लेस है या वेट ग्रेटर देन टेंशन है, वेट 1 इज ग्रेटर देन टेंशन। नाउ ये सब चीज़ें हम जो है वो जब इसको सॉल्व करेंगे, ड्राइव करेंगे, उस पार्ट में ज़्यादा क्लियर आपको समझ आएगी ये चीज़। नाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बो बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमें क्या करना है, इन बॉडीज़ की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके नाउ सो क्लास, फॉर बॉडी ए के लिए हम बात कर लेते हैं। तो अब बॉडी ए में हम सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर कर लेंगे और इसमें जो हमारे पास मास मौजूद है और जो उस पर क्वान्टिटीज़ एक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे इस पार्ट में। सो सबसे पहले आप देखें, फॉर बॉडी ए
वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, W1 इज ग्रेटर देन T1। आपको ये चीज़ दिख रहा है, अगर बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इस टेंशन के मुकाबले में ये वेट जो है हमारे पास ज़्यादा है और वेट जो है वो ग्रेटर है टेंशन से। तो सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा। जब इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, वेट 1 इज ग्रेटर देन टेंशन। अब हमें नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे कि F फॉर बॉडी 1 के लिए बात हो रही है, F1 इक्वल्स टू W1 माइनस T1, जो ग्रेटर है उसमें से लेसर को हम माइनस कर देंगे। तो वेट हमारे पास ग्रेटर है और टेंशन हमारे पास जो है वो कम है वेट के मुकाबले में। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं, अगर दो हमारे पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में शेक हैंड करते हैं और एक फोर्स अप्लाई करता है, सपोज कि एक ने जो है वो 5 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई की और सेकंड जो स्टूडेंट था उसने जो फोर्स अप्लाई की वो हमारे पास थी 3 न्यूटन्स की। तो अब इन दोनों में से विन कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि 5 न्यूटन वाला। लेकिन इसका जो हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो किस तरीके से वर्क किया उसने वर्क कैसे किया कि पहले 3 न्यूटन्स की फोर्स यहाँ से भी एक्ट हुई और फिर सेकंड 3 न्यूटन की फोर्स यहाँ से भी एक्ट हुई। लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ, जब इसके पास और फोर्स मौजूद थी 2 न्यूटन्स की, इसने एक्ट की और यहाँ पर कोई और फर्दर फोर्सेस नहीं थी, तो अब उसमें क्या पता चला कि ये वाली जो फोर्स थी, ये वाला पार्ट वो विन कर गया। इसका मतलब है जो हमारे पास नेट फोर्स थी वो क्या थी, फोर्सेस जो बैलेंस हुई वो 3 न्यूटन इधर से भी थी और 3 न्यूटन इधर से भी थी। एक्स्ट्रा फोर्स जो 2 न्यूटन की थी वो इधर थी। तो नेट फोर्स किस तरह हमने निकाली, 5 माइनस 3 आप करेंगे तो नेट फोर्स जो आपके पास यूज हुई है इस सिनेरियो में वो आपके पास 2 है, जो कि आपके पास जो जिस स्टूडेंट की 5 न्यूटन फोर्स थी वो विन कर गया। उससे ये बात पता चली कि जो ग्रेटर है उसमें से आप लेसर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये इससे एग्जांपल हमने जो है वो रिप्रेजेंट की है मैंने कि इस तरह कर सकते हैं समझने के लिए। तो हमने क्या किया, नेट फोर्स के लिए हमने जो ग्रेटर पार्ट था, वेट था, उसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया टेंशन। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप सबको मालूम है कि वो होता था हमारे पास F इक्वल्स टू ma। और अगर हम जो है वो वेट का फॉर्मूला चेक करें, हमें याद हो तो W बराबर होता है हमारे पास mg के। ये बिल्कुल भी इसका सेकंड लॉ का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 में जो है ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मैंने पुट कर दिया, पुट F एंड W इन इक्वेशन 1। तो F1 और W1 हम इसको कह सकते हैं, F1 कह सकते हैं, W1 M1 हो जाएगा और यहाँ भी M1। एक्सेलरेशन बोथ बॉडीज के लिए सेम है, तो A के साथ 1 या 2 नहीं आएगा। और ग्रेविटी हर एक वैल्यू के लिए अर्थ पर हमारे पास स्मॉल g से यूज़ होता है, सेम होता है, तो वो भी g रहेगा। जब हमने इन दोनों की जो वैल्यूज थी F1 की जो कि M1A है और W1 की M1G है, इनको जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो कुछ इक्वेशन 1 मेरे पास इस तरीके से आ गई। F1 की जगह आया M1A इक्वल्स टू W1 की जगह आया हमारे पास M1G और माइनस D। तो इसको अभी फ़िलहाल हम इक्वेशन A बोल देते हैं। सो क्लास फॉर बॉडी बी के लिए मैं अब इसी इक्वेशन में कुछ चेंजेस करता हूं ताकि आपको ये और क्लियर विजिबल भी हो जाए और समझ भी आए किस तरह है। फॉर बॉडी बी के लिए अगर हम बात करें तो बॉडी बी में आप देखें कि ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि टेंशन जो है वो ग्रेटर देन वेट है। तो हम इस तरीके से इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि T इज़ ग्रेटर देन W2 और फिर हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगी F2 इक्वल्स टू T माइनस W2। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि F1 की जगह हम यहाँ बता दें कि F2 इक्वल है हमारे पास M2A और W
टू जो है वो हमारे पास बराबर है m2g। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई वो F2 और W2 की हैं, जो कि अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जब आप F2 और W2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो आपके पास कुछ जो है वो रिज़ल्ट इस तरीके से फॉर्म करेगा कि इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। F2 की जगह आपके पास आएगा M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G। तो इसको अब आप बोलते हैं इक्वेशन बी। तो ये आपके पास इस तरीके से इक्वेशन बी आ जाएगी फॉर बॉडी बी के लिए। ओके क्लास, तो अब हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका ये है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी मैंने यहाँ लिख ली है दोबारा, इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। लेफ़्ट साइड वाली इक्वेशन को लेफ़्ट साइड वाली टर्म से जो है वो हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, और राइट साइड वाली टर्म्स को राइट साइड वाली टर्म्स के साथ प्लस कर देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट पे मौजूद था m1a, सेकेंड इक्वेशन का था m2a। क्योंकि हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड कर रहे हैं तो ए का लेफ्ट साइड का m1a, उसी को सेकेंड इक्वेशन का जो लेफ्ट टर्म है लेफ्ट साइड पे मौजूद है m2a, उसके साथ हमने ऐड कर दिया, प्लस साइन आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन का m1g माइनस टी, ये हमारे पास टर्म मौजूद थी राइट साइड वाली, और सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड वाली टर्म मौजूद है t माइनस m2g। तो सिंपल आपने करना क्या है, आपको दिख रहा है t यहाँ पर एक माइनस का है और एक t यहाँ पर प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है ये दोनों टर्म्स ऐड तो नहीं हो सकती क्योंकि इनमें यहाँ m1 है और यहाँ पर m2 है। आपको कैलकुलेट एक्सेलरेशन करना है, तो आपको एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि a यहाँ से कॉमन आ सकता है। a कॉमन आया तो यहाँ बचा m1 m2, और राइट साइड पर यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है m1g माइनस m2g। आप चाहते तो इसी स्टेप में g भी यहाँ से कॉमन ले सकते थे, और आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में भी g को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अब a के साथ यहाँ पर ये ब्रैकेट आपके पास मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाकर ये ब्रैकेट आपके पास डिवाइड हो जाएगा इन दोनों टर्म्स से। इन दोनों टर्म्स में से आपको पता है कि आपके पास g कॉमन आ रहा है, m1 माइनस m2, और g आप चाहें तो स्टार्ट में लिख दें या एंड में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर सेम चीज़ बनेगी। और ये वाला जो ब्रैकेट आपके पास मौजूद था m1 प्लस m2, ये एज इट इज़ आ गया। और ये जो g आपके पास ऊपर से कॉमन आया है, जब आप इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे तो ये g की जो वैल्यू होगी वो आप सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई किया करेंगे। क्लास, अब आपने एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर ली थी। अब सेकंड चीज़ जो इस डेरिवेशन में आपको ड्राइव करनी है, जिसका फॉर्मूला जनरेट करना है, वो टेंशन है। तो टू कैलकुलेट द टेंशन, तो एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर चुके हैं, सेकंड चीज़ है टेंशन। तो टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मैं जो मेथड यूज़ करूँगा वो ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आपने डिवाइड किया है तो लेफ़्ट साइड वाली टर्म जो है वो लेफ़्ट साइड वाली टर्म से आपके पास डिविजिबल में आ जाएगी, और राइट साइड वाली राइट वाली के साथ आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल कि ये मौजूद है हमारे पास सारी तमाम टर्म्स। अब इसमें क्या है, डिवीजन में जो भी हमारे पास इस तरीके से जब वैल्यूज़ होती हैं कुछ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ मौजूद हो आपस में या कोई वेरिएबल्स हो, और अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में उनके कोई साइन मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में आपके पास ऑप्शन है कि आप डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला ए आपके पास सेकंड वाले अपॉन में जो ए मौजूद है इससे डिवाइड हो गया। सेकंड स्टेप में या इस स्टेप में आप देखें फर्दर, यहाँ पर कोई प्रोसेस आपके पास नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास बीच में साइन मौजूद है।
तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने करना ये है सिंपल कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। m1 यहाँ मौजूद है, ये अपॉन वाली टर्म ऊपर आकर m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म यहाँ पर एज इट इज़ मौजूद रहेंगी और ये m2 जाकर इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ब्रैकेट के बाहर इस तरह m2 को एक बार लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनकी, तो m1t माइनस m1 m2g, m1 मल्टीप्लाई हुआ m1t आ गया, m1 m2g, जब m1 m2g से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एज इट इज। नाउ m2 मल्टीप्लाई हुआ m1g से, तो रिजल्ट आया m1 m2g। आपने अरेंज करके लिख दिया इसको और ये आपके पास m2t आ गया। मतलब इस तरह भी आ सकता था m2 m1g, लेकिन आपने अरेंज करके m1 m2g कर दिया। अब ये आपके पास कुछ इक्वेशन टाइप की एक जनरेट हो गई। आपको t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने t वालों को एक तरफ कर लिया। m1t यहाँ मौजूद है, ये माइनस का m2t है, इसको आप इधर लेकर आए लेफ्ट साइड पर, ये प्लस का आपके पास m2t आ गया इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास मौजूद है m1 m2g और ये वाली टर्म जो मैंने नहीं लिखी लेफ्ट साइड पर, अब वो मैं राइट साइड पर यहाँ आकर प्लस का m1 m2g ये टर्म बन गई। अब यहाँ से आपको पता है ये दोनों टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, m1 है और यहाँ पर m2 है, मगर t कॉमन आ रहा है तो आप m1 प्लस m2 ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ से आपके पास ये चीज़ सेम m1 m2g प्लस m1 m2g, तो ये 2 टाइम्स आपके पास m1 m2g आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल है कि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है t से, ये जाकर ब्रैकेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2m1 m2g से। 2m1 m2 मौजूद है, g अपॉन में आपके पास आ गया ये ब्रैकेट m1 प्लस m2। तो ये आपके पास टेंशन जनरेट हो गई। पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं और ये अब आपके पास टेंशन कैलकुलेट होकर आ गई है। तो वर्डिंग जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन के यूज़ की थी डेरिवेशन के स्टार्ट में, तो वो वर्डिंग आप बस यूज़ कर लें, काफ़ी है। बाकी बीच में मैंने इतनी वर्डिंग क्वेश्चन जब ड्राइव किया है उसमें यूज़ नहीं की है, नॉर्मल हमने जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है उसको ड्राइव किया है और आप इस तरीके से करेंगे मे बी क्या इश्यू नहीं आएगा और आपके नंबर्स सही आ जाएंगे और ये लॉन्ग का आपके पास पार्ट होता है।